हेलो, नमस्ते साथियों। गुड मॉर्निंग सबको। 4-5 दिन हो गए थे, कोई वीडियो डाला नहीं इसमें, तो अब करते हैं शुरुआत। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो जो बीएसएनएल में पावर प्लांट यूज़ होता है। पावर प्लांट मतलब कि हमें डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज जो भी चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफाइड एरिया या हॉल समझिए, जहाँ पे कि 415 वोल्ट भी आ रही है, 220 वोल्ट भी आ रही है, और उससे कन्वर्ट करके हम डीसी भी, डीसी कितनी 48 वोल्ट, वो हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कैसे करना वो सिस्टम। तो सारा ये जो एसी से डीसी कन्वर्शन होती है, और जब डीसी हमें मिल जाती है उसको एक्सचेंज में कैसे लगाते हैं, या जो हमारे एक्सचेंज का इक्विपमेंट होता है उसको कैसे लगाते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, क्या मेंटेनेंस करते हैं, क्या पॉइंट हमें नोट करने चाहिए। तो एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें उसकी मेंटेनेंस के लिए उसकी जो जहाँ पे टर्मिनेशन होती है उसके टर्मिनल पॉइंट को ठीक रखना होता है, हेल्दी रखना होता है, कोई रस्टिंग ना हो उसमें, कोई डस्ट ना हो। उसका शेड्यूल बना होता है, मेंटेनेंस शेड्यूल, कि उसको 3 दिन बाद उसकी डस्टिंग करनी है, हफ्ते बाद डस्टिंग करनी है, या जब बैटरी जो है, बैटरी या पावर जो बैटरी बैंक जो है उसको चेंज करते हैं, तो उस टाइम हमें किस तरीके से करना है उसको। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। चार्जिंग वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, तो हमें इसके ऊपर करना, और इसमें 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और कोशिश करनी है क्योंकि आसान नहीं तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको ज्यादा टफ लगेगा नहीं वो। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कैमरा पहले। ठीक है, कैमरा चल रहा है बढ़िया, और माइक भी चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें फ्लोट रेक्टिफायर्स, पावर प्लांट, इंजन ऑल्टरनेटर, बैटरीज, देयर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो कम से कम 3-4 लेक्चर बनेंगे इसमें, क्योंकि काफी ये वाइड है, और सारा ही अगर देखें तो उसमें पूरे कम से कम 15 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हमने कोई भी कोशिश करनी है कि इसमें से कोई क्वेश्चन छूटे ना। और सबसे पहले फ्लोट रेक्टिफायर करेंगे, फ्लोट रेक्टिफायर। लेकिन स्टार्ट करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहले हम, कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर का आपने नॉर्मली याद रखना है आसान तरीके से, कि हमें जो मिल रही है एसी, एसी वोल्टेज मिल रही है, एसी सर, एसी सप्लाई मिल रही है, एसी सप्लाई बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, जो भी हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, या हमारे घर के बाहर या हमारी इंडस्ट्रीज के बाहर, वो डिपेंड करता है कि लोड के ऊपर कि हम उसमें 415 वोल्ट यूज कर रहे हैं या 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं। अब उसमें उसमें कितना यूज, तो वो एसी आ रही है, लेकिन जो हमारी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको क्या चाहिए होती है, डीसी। डीसी, और डीसी आपको पता है कि डीसी हमारी जो एक्सचेंज में होती है वो 48 वोल्ट समझ लो, या -48 वोल्ट। ठीक है, मतलब 48 वोल्ट तो उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो एसी आ रही है वो कितनी आ रही है, या तो 415 वोल्ट आ रही है, या फिर 240 वोल्ट आ रही है। ठीक है, और चाहिए कितनी हमें, 48 वोल्ट। एक तो वोल्टेज कम होनी चाहिए, दूसरा वो डीसी होनी चाहिए, एसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ऐसा मैकेनिज्म बना दिया, यहां पे लगा दिया, जिसको कि बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो आप एक ब्लॉक डायग्राम से याद कर लो कि एसी सप्लाई गई रेक्टिफायर में, और रेक्टिफायर ने इसको 48 वोल्ट या जितनी भी वोल्ट हमें चाहिए होती है, मतलब हमें 48 वोल्ट चाहिए, अदरवाइज 2 वोल्ट 4 वोल्ट रेक्टिफायर जो भी होता है वो एज पर हमारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, हमारी जो बैटरी है उसको कितना चाहिए, या बैटरी बैंक को कितना चाहिए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पे सिंपल से याद रखना है कि ये रेक्टिफायर एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारी एक्सचेंज जो है वो डीसी पे चलती हैं। रेक्टिफायर, तो इसमें आपने लिख लेना है
रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी। सिंपली याद कर लीजिए आप। रेक्टिफायर जो है, आप थोड़ा सा टेक्निकली बताता हूं कि होता क्या कि जो एसी होती है वो इस तरह से चलती है। एसी की जो सप्लाई होती है वो ऐसी चलती है, मतलब, और जैसे हम बोलते हैं कि घर की या हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड में जो एसी की सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि ये यहां से लेके यहां यहां तक पूरा एक साइकिल होता है, ये मतलब एक चक्र होता है या साइकिल बोल दीजिए। तो एक साइकिल ये हुआ, तो एक सेकंड में ये 50 बार इतना चक्कर लगा देती है। 50 साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड 50 हर्ट्ज। 50 चक्र पर सेकंड, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। साइकिल पर सेकंड, इसको ही हम हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अब ये एक सेकंड में 50 बार घूम रही है, देखो कितनी फ्रिक्वेंसी हो सकती है इसकी। लेकिन जो डीसी होती है वो आपको मिली, जैसे मान लिया ये 0 वोल्ट है और ये 48 वोल्ट है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड या इसकी समझो ऊंचाई जो है वो 48 वोल्ट ही रहेगी। मतलब आप ये मान के चलो कि वो सीधी जो वेव हमारी ऐसे जा रही थी उसको हमने ऐसे कर दिया, इसको डीसी बना दिया, और ये जो थी एसी थी। ठीक है, तो आपने पिक्चर बना लेनी है कि डीसी सीधी होती है, ये अल्टरनेटिंग होती है, एक साइकिल की तरह ऐसे से चलती है, और इसको जो करता है, जो एसी को कन्वर्ट करता है 48 में या डीसी वोल्ट में, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है जी। अब रेक्टिफायर, थोड़ा सा इसका बेसिक थोड़ा सा और बता दूं आपको मैं कि जो रेक्टिफायर होता है, पहले क्या होता है कि 240 वोल्ट आई एसी, तो पहले ये जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो हम बाहर देखते हैं इसमें, जैसे हमें जो घर में सप्लाई आती है वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आती है, जैसे मान लिया किसी प्लांट से आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से भी आ रही है, तो वो कई बार 215 केवी वोल्टेज होती है, या क्या 11,000 वोल्ट भी बोलते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा तो हाई टेंशन लिखा होता है 11,000 वोल्ट, तो 11,000 वोल्ट तो हमारे घर नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में लाने के लिए स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज है उसको कम में ले आए। तो यहां पे रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर अकेला नहीं होता है, रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब स्टेप डाउन कर दिया इसने, मान लिया 48 वोल्ट, लेकिन 48 वोल्ट भी क्या है, अभी वो अभी एसी है। स्टेप जो ट्रांसफार्मर है वो एसी इक्विपमेंट है, उसमें डीसी नहीं। बस वो स्टेप डाउन करता है, हायर वोल्टेज को लोड में कर देगा, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वो लो वोल्टेज को हाई कर देगा, 220 से 415 कर देगा, 1100 कर देगा, जो भी जरूरत होगी। तो वो डिपेंड करता है कि हमने ट्रांसफार्मर का डिजाइन कैसे किया हुआ है। अब हमारे पास ये आ गई 48 वोल्ट एसी आई है, डीसी नहीं है, चाहिए कि हमें डीसी। तो डीसी को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक यहां पे रेक्टिफायर सर्किट लगाया जाता है। अब जो ये रेक्टिफायर सर्किट होता है इसमें डायोड्स होते हैं, डायोड्स। ये जो बनता है डायोड, जो डायोड है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है जी। सिलिकॉन का बना होता है, हाई रेटिंग डायोड होते हैं। हमारे जो छोटे से, जैसे मान लिया हमारा चार्जर है, मोबाइल का चार्जर है, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है अंदर, और उसमें सर्किट होता है जो कि 220 वोल्ट को आगे डीसी में कन्वर्ट करता है। आप ये समझिए कि जो हमारा चार्जर है मोबाइल का वो एक रेक्टिफायर ही है, बस एक ये छोटा रेक्टिफायर है, और जो हम बीएसएनएल एक्सचेंज में यूज कर रहे हैं वो एक बड़ा रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर सर्किट हो गया, डायोड हो गया, फिर इसमें कैपेसिटर भी लगे होते हैं, ताकि वो जो हमारी जो डीसी है
जो डीसी है हमारी, उसमें कोई ऐसे कोई मान लिया कोई कंपोनेंट आ जाता है, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, या समझो कि जो एक चीज हमें सीधी चाहिए थी उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गई, तो उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हम कैपेसिटर का सर्किट यूज करते हैं। हमारा मेन पर्पज होता है कि हमारी एक्सचेंज को बिल्कुल स्टेबल डीसी मिले। तो आप इतना से याद कर लेना है कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, और उसके बीच में रेक्टिफायर यूज होता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर से पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि 220 को या 415 वोल्ट को 48 वोल्ट में चेंज करता है। फिर रेक्टिफायर हम यूज करते हैं, रेक्टिफायर में डायोड लगा होता है, डायोड के बाद कैपेसिटर भी होता है। वो सिस्टम ऐसा होता है रेक्टिफायर, ये एक्चुअल रेक्टिफायर है जिसमें कि डायोड और कैपेसिटर लगे होते हैं, और वो उसको स्टेबल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने इतना याद रखना है। तो अब इसको मिटाई लेते हैं। जो कर लीजिए आप बीटी थोड़ा आगे। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेल में क्या चेंज है, सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। तो सेल तो एक छोटी सी यूनिट होती है, लेकिन जब दो से ज्यादा सेल को सीरीज या पैरेलल में लगाया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है, बैटरी बैंक बन जाता है। क्योंकि हम यहां पे पढ़ रहे हैं तो हम बैटरी बैंक बोलेंगे, उसको बैटरी नहीं बोलेंगे। जब भी हम एक्सचेंज में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इस तरह से बैटरी बैंक लगा होता है, 2 पॉइंट इसके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और इनको सीरीज पैरेलल जो भी है कॉम्बिनेशन में करके सामने आपको दिख रहे होते हैं बैटरीज। दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब जोड़ देते हैं सीरीज या पैरेलल में तो वो बैटरी बैंक बन जाता है। अब बैटरी बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सचेंज हमारी कोई छोटा इक्विपमेंट नहीं है, उसकी जो करंट की कैपेसिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट है करंट की वो बहुत ज्यादा है। जब भी वो काम करेगी तो लोड पड़ेगा, जहां पे लोड ज्यादा है इसका मतलब कि वहां पे करंट कंजप्शन ज्यादा है। तो उसके हिसाब से हम इसको बैटरी बैंक को डिजाइन करते हैं। अब हमारी एक्सचेंजेस में कौन सी बैटरी यूज होती है, तो वो उसको बोलते हैं बरला, वी बरला बैटरी, BRLA। थोड़ा इसके लिए मेरे को बोलना पड़ता है कि बाई चांस अगर वीडियो क्लियर ना हो या कुछ लिखने में आपको ना अपेयरेंस हो तो कम से कम बोलने से आपको याद रहेगा बरला। तो बरला का मतलब होता है वाल्व। वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। बी से वाल्व, आर से रेगुलेटेड, एल से लेड, ए से एसिड बैटरी। अब हमने लेड एसिड बैटरी कहां देखी है, अपने इन्वर्टर में भी देखी है। इन्वर्टर में क्या होता है, घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वो रखी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, और उसमें उसकी जो कैप्स होती हैं, कैप्स समझ लो जिसमें हम पानी डालते हैं, वो वाल्व ही होती हैं। वाल्व वाल्व ऐसी चीज है जो कि आसानी से खोले जा सके और चढ़ाए, मतलब टाइट करें खोलें एज पर जो हमें जरूरत है उसके अनुसार, तो उसको हम वाल्व बोलते हैं, उसको हम वाल्व बोलते हैं, उसको याद रख लीजिए। तो वाल्व रेगुलेटेड, रेगुलेट किसी चीज को रेगुलेट करने का मतलब है कि जो चीज हमें चाहिए उतनी ही रहे वो, हाँ बढ़े या कम हो तो वो इतनी ना बढ़ जाए कि हमें उसका कोई नुकसान हो जाए।
वैल्यू वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, ये लेड एसिड बैटरी ही होती है, लेकिन वाल्व रेगुलेटेड होती है, और इसमें नो वाटर। हमारा जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें तो टाइम टू टाइम चेक करते हैं कहीं बैटरी का जो पानी है वो ना खत्म हो गया हो, लेकिन इसमें हमें पानी नहीं डालना पड़ता है, और इसको बोलते हैं मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जब पानी नहीं डालेंगे हमें बार बार उसको पानी नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है, मेंटेनेंस नाम मात्र, बस डस्टिंग वगैरह हमने उसकी ठीक करनी है, बाकी हमें रेगुलर उसका पानी नहीं चेक करना है। अब हम पानी डालते क्यों हैं, बैटरी में पानी क्यों डालते हैं, तो थोड़ा सा ये भी हमें पता होना चाहिए कि पानी क्यों डालते हैं। जो बैटरी की जो प्लेट्स होती हैं, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में एक ऐसा मटेरियल डाला जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन करता है। अब केमिकल, यहां पे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करते हैं, ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल करते हैं, इलेक्ट्रिकल से फिर साउंड एनर्जी होती है, तो यहां पे भी एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी कौन सी, केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या चार्ज में कन्वर्ट हो रही है, और उसी चार्ज को हम यूज करते हैं एज ए डीसी। तो ये जो बीच में जो मटेरियल है वो तभी काम करता है जब उसके बीच में पानी हो, उसमें पानी डालें तभी वो आपस में केमिकल रिएक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने डिजाइन उस हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा मटेरियल, देखो प्लेट्स होगी, बीच में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन बनाएगा, तभी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, और हम अपनी तारें लगाएंगे, केबल लगाएंगे इन टर्मिनल्स में, और डीसी वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, फिर हम वाटर फिलिंग उसमें करते रहते हैं। लेकिन जो वर्ला बैटरी होती है, क्योंकि एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, एक्सचेंज में अगर हम करेंगे तो इतना लोड होता है कि उसमें इतनी बैटरीज होगी कि डेली वो करना पड़ेगा, वाटर उसमें डालना पड़ेगा, तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, तो उसका, और एनवायरमेंट बहुत उसमें इफेक्टेड होता है। वर्ला बैटरी में क्या है, इसकी जितनी भी उम्र है, इसकी 3-4 साल उम्र मानी जाती है, हमारे बीच में तो हम काफी साल चला देते हैं उसको, हमारा जो स्टाफ है वो काफी एक्सपर्ट होता है, इसका ध्यान रखता है कि बैटरी डिस्चार्ज ना हो, तो उसकी जो टेक्निकल जो इसकी लाइफ है वो उससे ज्यादा हम यूज करते हैं, और कई बार हमारी मजबूरी भी बन जाती है इसको लंबा चलाने के लिए। अब इसमें भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए होगा, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो कि इसको केमिकल रिएक्शन बनाएगा, और केमिकल रिएक्शन बना के तो हमें वोल्टेज मिलेगी। तो वोल्टेज मिलेगी, अब वो जो बल्ब लगाए होते हैं, तो बल्ब में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट में छेद होता है, थोड़ा सा मतलब उसको लूज रखते हैं, ताकि जब केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर हो तो उसमें से गैसेस भी निकलती हैं, प्रेशर निकलेगा, और अगर वो उसमें से कोई बेंट बेंट बोलते हैं, एयर बेंट बोलते हैं उसको, एयर बेंट, ये आपने याद रखना है, पेपर में आ सकता है, एयर बेंट। तो एयर बेंट से क्या होता है कि वो जो अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो गैस निकलती है वो अगर पूरी सील्ड होगी, पूरी बैटरी सील्ड होगी, तो होगा क्या कि उसमें से वो बैटरी फट सकती है। जब भी कुकर समझो नई सीटी निकल रही है तो कुकर फट जाएगा, तो इस तरह से उसमें एयर बेंट होते हैं ताकि टाइम टू टाइम जो बैटरी से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें से कोई गैस एलिमिनेट हो रही है वो निकल जाए। अब बर्ला बैटरी में कैसे करते हैं, तो बर्ला बैटरी में भी क्या होता है, जब हम देखेंगे तो इसके ऊपर बल्ब लगे होते हैं, बल्ब होते हैं ऐसे, और इसमें ऐसे समझो कि जैसे पेचकस का निशान होता है वैसे होता है उसमें, ताकि जब उसको थोड़ा सा हम लूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लूज या टाइट कर सकते हैं। बल्ब का मतलब ये है, बल्ब एक ऐसी चीज है, कहीं भी देखोगा कि उसको घुमा के कुछ टाइट कर दें या उसका फ्लो के लिए कम कर दें, तो यहां पे भी क्या करता है, करते हैं कि बल्ब को हमने सॉरी थोड़ा सा कम ज्यादा किया और वहां से कैसे
गैस जो भी होती है वो रिलीज करते रहते हैं, रिलीज होती रहती है। लेकिन हम वाटर फिलिंग इसमें नहीं करते हैं, डिजाइन ही इसका इस तरह से है। मेंटेनेंस फ्री होगी, और जो ऐसा नहीं है कि ये 45-48 वोल्ट की हमने इकट्ठी बना दी बैटरी या सेल बना दिया हमने। हम क्या बोलते हैं, हम एक सेल जो है वो लेते हैं 2 वोल्ट का, एक सेल 2 वोल्ट का। तो 48 वोल्टेज बनाने के लिए हमें कितने सेल चाहिए? 24 सेल। 24 गुना 2 इज इक्वल टू 48 वोल्ट। ठीक है जी। तो एक बैंक 48 वोल्ट बनाने के लिए हमें 24 सेल की जरूरत होती है, जिसकी रेटिंग 2 वोल्ट होती है। ठीक है। अब हमें 48 वोल्ट चाहिए बैटरी में एक्सचेंजेस के लिए। हमारे पास बैटरी बैंक रेडी है 48 वोल्ट का। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक्सचेंज चली, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये 48 वोल्ट से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब कि जो अब कम हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं कि एक बार हो गया खत्म हो गया। इसका मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। अब बैटरी को जब चार्ज करना पड़ेगा तो चार्जिंग के भी कोई मेथड होते हैं। तो चार्जिंग के हमारे पास किसी भी बैटरी बैंक को या बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है फ्लोट चार्जिंग और एक होता है बूस्ट चार्जिंग। ठीक है। चार्जिंग मेथड्स, बूस्ट चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग। फ्लोट चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग। ठीक है, 2 तरह की चार्जिंग आ गई। तो जब भी बूस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज है जिसको कि बड़े प्रेशर से उसको काम करवाना। बैटरी चार्ज होने पे तैयार है, रेक्टिफायर हमने यूज किया, लेकिन ऐसा रेक्टिफायर उसकी आउटपुट ऐसी है कि वो उसको दबा के करेगी, जबरदस्ती करेगी, बाय फोर्स उसको चार्ज करने की कोशिश करेगी। तो यहां पे बाय फोर्स क्या हुआ, फोर्स क्या चीज लगा रही है, जो फोर्स लगा रही है, कोई चीज चार्ज कैसे होगी। मान लीजिए कोई चार्ज, हमारे पास जो बैटरी बैंक है वो पहले ही 48 वोल्ट है, और हमने उसको 48 वोल्ट का ही रेक्टिफायर लगा दिया। 48 वोल्ट पहले ही है, 48 वोल्ट का रेक्टिफायर लगा दिया, तो बैटरी चार्ज होगी कि नहीं होगी? तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सोर्स दे रहा है वही 48 वोल्ट है, और जिसको करना है वही 48 वोल्ट है। और पहले भी लेक्चर्स में आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए किसी चीज में। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कोई चीज तभी चार्ज होगी जब एक चीज ऊंचाई पे होगी, तभी वाटर फ्लो होगा, तभी वो चार्जिंग करेगी या काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 48 वोल्ट जो चार्जिंग या रेक्टिफायर है या चार्जिंग वोल्टेज है, वो हमेशा 48 से ज्यादा होनी चाहिए। याद रखना आपने कि जो चार्जिंग वोल्टेज होती है वो हमारी 48 से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है वो करते हैं डिस्कशन बाद। अब मान लीजिए कि हमारी ये 54 वोल्ट है, हमने डिसाइड कर ली कि 54 वोल्ट जो है उससे चार्ज करेंगे हम, 54 वोल्ट से चार्ज करेंगे। अब इसको हम स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। ठीक है, चार्जिंग जो करेंगे बैटरी की वो स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे। स्लो करने का मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज हम चार्ज करने के लिए दे रहे हैं वो कम होनी चाहिए। 48 है तो 50 के आसपास होगी, तो वो धीरे धीरे जो है वो
चार्जिंग करेगी उसकी। लेकिन फास्ट करना है तो हम ऐसा करेंगे कि 48 वोल्ट के बैटरी को हम 55 या 56 या 58 वोल्ट दे देंगे, तो वो जैसे ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वो प्रेशर से उसको चार्ज करेगी बैटरी को। अब प्रेशर से चार्ज करने का बैटरी का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो चार्जिंग कर रहे हैं हम, बूस्ट चार्जिंग कर रहे हैं, बूस्ट चार्जिंग कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं। फ्लोट का मतलब होता है कि एक चीज तैर रही है, आराम से तैर रही है। तैर का मतलब क्या हुआ, एक लेवल है वो ही रह रहा है। हम जब भी तैर रहे हैं तो मतलब लेवल वो ही रह रहा है, ना हम नीचे जा रहे हैं ना हम ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, बूस्ट का मतलब कि डुबो दिया हमने, ठीक है, फोर्स लगा दी। तो फ्लोट चार्ज जो होता है, फ्लोट चार्जिंग होती है, ये होता है स्लो चार्जिंग, ये होता है फास्ट चार्जिंग। अब हमें स्लो चार्जिंग कहां पे चाहिए और फास्ट चार्जिंग कहां पे चाहिए, अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि है तो है, दो तरह के मोड हैं, लेकिन कब कब जरूरत पड़ेगी। अब मान लिया कि हमारी जो, पहले तो हम देखें कि हमारा सिस्टम कैसे लगा होता है। ये रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर के आगे, रेक्टिफायर से निकली 48 वोल्ट निकाल दी हमने डीसी। अब ये जो है, ऐसा नहीं कि रेक्टिफायर से तार ली, तार वायर ली, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर नहीं होती है, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है वो हैवी करंट कंज्यूम करती है, तो यहां पे तारें नहीं लगाते हैं हम, कॉपर की या स्टील की जो मोटी मोटी प्लेट की तरह, प्लेट की तरह इतनी मोटी तार, एक इतनी मोटी तरह एक प्लेट होती है, स्ट्रिप होती है, उसको लगाते हैं। कहां पे, ये बैटरी बैंक और ये एक्सचेंज, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज कर रहा है, रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज कर रहा है, और ये एक्सचेंज है वो हमने इसी के पैरेलल बैटरी के पैरेलल, पैरेलल भी पिछले लेक्चर में आपने देखा कि पैरेलल क्या होता है, जो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एक लोड लगा हुआ है, तो दूसरा भी इसी के साथ पैरेलल लगा दिया और सेम बैटरी चार्ज इसको दे दिया, बैटरी दे दी इसको या इनपुट दे दी। तो वो आपने पहले पढ़ लिया तो ज्यादा, क्योंकि हम इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई भी आगे टर्म आए वो आप पहले से उसको जानते हैं। अब ये बैटरी है, ये एक्सचेंज है, और बैटरी और एक्सचेंज हमेशा पैरेलल में लगाई जाती हैं। जैसे ही ये पीछे से एसी पावर, एसी पावर कट हुआ, रेक्टिफायर कट हो गया, अब क्या हुआ कि इस एक्सचेंज को बैटरी 48 वोल्ट कहां से मिल रही है, सीधी बैटरी से मिलना शुरू हो गई। पहले क्या रहा था कि रेक्टिफायर से, जो रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो यहां पे इसकी हमने कनेक्शन लगाए हैं, वो सीधा ही एक्सचेंज को 48 वोल्ट दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये कट हो गया, बिजली चली गई, पीछे से पावर ऑफ हो गई, तो ये, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये बैटरी के जो, इसको बोलते हैं बस बार, जो ये जो स्ट्रिप यूज करते हैं, बस बोलते हैं इसको, बस बार बोलते हैं, मोटी मोटी स्ट्रिप होती हैं, क्योंकि करंट हैवी होता है तो उसको हम तार से नहीं कर सकते। अब जैसे ये फेल हुआ, एक्सचेंज ने यहां से बैटरी से इसको चार्ज, अपनी इनपुट लेना शुरू कर दी, और हमारी एक्सचेंज को पता नहीं चला कि पीछे से कोई पावर फेलियर हुआ या बैटरी पावर फेलियर हुआ है, उसमें कोई एसी चला गया, चली गई, रेक्टिफायर काम नहीं कर रहा है। अब बैटरी, अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास पीछे से एनवायरमेंट, पीछे से हमारी जो एसी सप्लाई बंद होती है, तो हमारे जो जनरेटर सेट हैं वो खुद सेंस करते हैं, और 1-1.5 मिनट में वो अपने आप ही ऑटो ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऑटो स्टार्ट जैसे ही हुआ, वो पीछे से एसी जो सप्लाई आ रही है वो नहीं आ रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि जनरेटर, यहां पे जनरेटर लग लीजिए, ठीक है, आपने जनरेटर सुना होगा, इन्वर्टर सुना होगा, ठीक है,
इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर वो इसको देता है बैटरी को, और जब पीछे से पावर कट लगता है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है। और जो जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है वो एसी ही सप्लाई देता है, उसकी आउटपुट एसी ही होती है। तो हमने वो जो जनरेटर है वो ऑटो स्टार्ट हो गया। जैसे वो ऑटो स्टार्ट हुआ तो 1-1.5 मिनट में क्या हुआ, एक्सचेंज ने लोड लिया, लेकिन वो 1 मिनट, 1 ही 1.5 मिनट में शुरू हो गया, तो इसलिए बैटरी को पता चला कि मेरे पास पावर कम हुई है नहीं हुई है, वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन आई कि हमारा जनरेटर भी नहीं चल पाया। कोई ऐसी कंडीशन आई कि जनरेटर नहीं चल पाया, तो ये जो बैटरी है, या फिर 2 मिनट में चलना चाहिए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब क्या करें, अब तो एक्सचेंज डाउन होने वाली है, उसमें लाखों कनेक्शन चल रहे हैं, सारा सिस्टम डाउन हो जाएगा, उसमें लगता है कि सर्वर लगे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। इसलिए जितनी हमारी बड़ी एक्सचेंज होती हैं उसको कभी भी हम किसी रिस्क पे रखते हैं। बैटरी बैंक या जनरेटर हमारे पास एक नहीं है तो स्टैंड बाय एक और होता है कि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करे उस पर, या बहुत बड़ा इसमें आंधी तूफान आ जाए, पीछे से बैकअप ना मिले, तो जो 2 जनरेटर ऐसे रखे होंगे कि वो लगातार, एक अगर उसका वो हीट अप हो रहा है या उसका कोई भी काम करना है तो दूसरे वाला पैरेलली काम करना शुरू कर देगा। तो जितने भी हमारे डाटा सेंटर्स हैं, जो बोलते हैं कि मेन एक्सचेंजेस हैं हमारी, तो वहां पे हमने जनरेटर सिस्टम ऐसे रखा था कि 2-2 जनरेटर भी रखे होते हैं और ऑटो स्टार्ट होते हैं। ऑटो स्टार्ट ना हो तो वहां पे हमारा कोई ना कोई जो स्टाफ है वो दिन रात काम कर रहा होता है, उसकी ड्यूटी होती है, और उसको वो ऑन कर देता है। अगर ना हो तो वो इमीडिएटली बता देगा, और टेक्निकली कोई दिक्कत है तो उसको इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करना होता है। अब जनरेटर ऑन हो गया तो इस तरह से क्या हुआ कि बैटरी को पता नहीं चला कि पीछे से पावर कौन दे रहा है, पीछे से पावर गई थी नहीं गई थी। और यहाँ पे बैटरी बैंक जो है, अगर मान लीजिए कि इसको 54 वोल्ट बोला है, तो ये 48 54, तो यहां से जो रेक्टिफायर है वो 54 वोल्ट देगा, तभी ये 48 वोल्ट होगी। तो एक्सचेंज को, लेकिन अगर टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए इसका मतलब कि ये हमारी 47 वोल्ट रह गई है, 46 पॉइंट कुछ रह गई है, और थोड़ी देर में अलार्म आ जाएगा और एक्सचेंज डाउन हो जाएगी। ठीक है, 48 वोल्ट की जगह 49 वोल्ट हो जाए, 50 वोल्ट हो जाए, तब भी एक्सचेंज काम करती है। 47 के आसपास हो जाए तब भी वो काम करती है, लेकिन 45 46 ही हो जाए तो फिर वो पूरी एक्सचेंज डाउन हो जाएगी। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में, इलेक्ट्रिकल चीज में एक एरर की एक्यूरेसी होती है, एक उसकी कैपेसिटी होती है, +2 ±5% उसको झेलने की। अब क्या हुआ कि ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, हमारा जनरेटर नहीं चला, अब एक्सचेंज डाउन हो गई। अब जो स्लो चार्जिंग है वो यहां पे काम करेगी, तो बैटरी चार्ज होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वो 48 पे आ ही नहीं पाएगी इतनी जल्दी। तो जब हमें डीप डिस्चार्ज हो जाए और हमें इमीडिएटली उसको चार्जिंग करनी हो बैटरी की, तो उस टाइम हमें हमें चाहिए फास्ट चार्जिंग। और उस फास्ट चार्जिंग कहां से मिलेगी हमें, बूस्ट चार्जर से, बूस्ट चार्जिंग से। बूस्ट चार्जिंग मतलब कि जो ये हमारा 54 वोल्ट दे रहा था इसमें आउटपुट रेक्टिफायर, इसमें हम इसको 55 टू 58 वोल्ट ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हाई वोल्टेज आएगी बैटरी जल्दी से चार्ज होगी, जल्दी से चार्ज होगी। तो इसका मतलब हुआ कि बूस्ट चार्जिंग जो है वो फास्ट होती है। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बैटरी को या किसी चीज को भी हम ज्यादा प्रेशर करें तो चीज फट जाती है, खराब हो जाती है जल्दी। तो जो बूस्ट चार्जिंग होती है, इससे जो बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ कम होती है, कम। और जो फ्लोर चार्जिंग है, मोर बैटरी लाइफ। ठीक है जी, फ्लोर चार्जिंग की बैटरी लाइफ, मतलब फ्लोर चार्जिंग में बैटरी की जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, बूस्ट चार्जिंग में बैटरी की लाइफ जो होती है वो कम होती है। दूसरा पॉइंट, ये फास्ट होती है, फास्ट, और कम समय लेती है, कम टाइम में, कम टाइम में चार्ज करती है। ये मोर टाइम,
लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम किसमें, अगर वो 47 वोल्ट हो गई है बैटरी की वोल्टेज, तो उसको 48 करने में या 49 करने में ये वाली 2 आवर्स लगा देगी मान लिया, और ये 15 से 20 मिनट में कर देगी, 15 से 20 मिनट में कर देगी। तो इससे आप ये आइडिया लगाइए कि हमारे लिए बूस्ट चार्जिंग बढ़िया है या फ्लोट चार्जिंग बढ़िया है, सोचो। तो इसका आंसर दे देता हूं कि हमें तो बैटरी की लाइफ ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं कि बूस्ट चार्जिंग करते रहे और बैटरी 1 साल में खत्म हो जाए, फिर तो उसकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। कोई भी बिजनेस होता है, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, बिजनेस में, तो हम ये जो कस्टमर को सर्विस देते हैं, तो वहां से पैसा भी तो आता है। ऐसा ना हो कि हम इतना खर्चा कर दें और पैसा कम आ रहा है और खर्चा ज्यादा हो। तो कोई भी जो बिजनेस होता है खर्चे को कम करता है, मेंटेनेंस को कम करता है। तो फ्लोट चार्जिंग इसमें यूज होती है ताकि बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ी रहे और हमें बैटरी जो है बार बार बदलना ना पड़े। लेकिन बूस्ट चार्जिंग में क्या होता है, क्योंकि इसका भी यूज है, जब कोई ऐसा आ गया तो हमें जल्दी से करना है उसको, तो बूस्ट चार्जिंग कम यूज होती है, इमरजेंसी यूज होती है। लेकिन हमारे जो बिजनेस में है वो मेनली फ्लोट चार्जिंग रहती है, मतलब कि एक ऐसा लेवल है जो कि तैर रहा है, और कितना तैर रहा है, वो 48 वोल्ट चाहिए, तो उसको 53 टू 54 या जो भी आगे इसके टेक्निकल बिल्कुल टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चंस आएंगे या इसके जो पैरामीटर आएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट कितनी वोल्टेज हमें फ्लोट में चाहिए होती है और कितनी हमें बूस्ट में चाहिए होती है। अभी आप यही पॉइंट नोट कर लीजिए और थोड़ा याद कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अभी ना। तो तब तक आप इसको देखिए। गुड लक, थैंक यू।